चलिए 17th प्रॉब्लम करते हैं। A drug marijuana owes its activity to tetrahydrocannabinol. Marijuana. This is a well-known drug used by athlete in order to increase their temporary skills. Although it's a prohibited or a abandoned drug, यदि किसी भी एथलीट की बॉडी में यह ड्रग मिल जाता है तो उसे डोपिंग के अपराध में बाहर भी कर दिया जाता है, उससे मेडल्स भी छीन लिए जाते हैं। एनीवे, द प्रॉब्लम इज ओवर द सेम marijuana ड्रग। इट हैव गॉट इट्स एक्टिविटी। इसकी जो वो एक्टिविटी होती है जो एकदम से टेम्पररी तरीके से स्किल्स को बढ़ा देता है। क्या होता है, कोई रनर है, दौड़ने वाला है, तो marijuana ड्रग लगाने के बाद में वो अपने आप को बेहद एक्टिव महसूस करेगा, वो और भी ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, और भी ज्यादा समय तक दौड़ेगा, उसको थकान और भी नहीं होगी, ले देर तक दौड़ेगा तब भी। तो यह ड्रग की यह एक्टिविटी है, और इसकी जो एक्टिविटी है इट्स ड्यू टू टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल एंड इट कंटेन्स, इसी के बारे में यह प्रॉब्लम है, इट कंटेन्स 70% as many carbon as hydrogen atom and 15 times as many hydrogen as oxygen atoms. इस तरह के प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना और उनका सही मतलब निकाला जाना जरूरी है। इस marijuana में 70% as many carbon atom as hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम के मुकाबले कार्बन एटम 70% है, एंड 15 टाइम्स as many हाइड्रोजन as ऑक्सीजन एटम्स। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के यदि n एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के 15 n होंगे, और कार्बन के 0.7 इंटू 15n। मैं दोबारा लिखता हूं, marijuana ड्रग में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 70% as many कार्बन एटम as हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मुकाबले 70% कार्बन एटम, एंड 15 टाइम्स as many हाइड्रोजन एटम as ऑक्सीजन एटम। तो मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूं, ऑक्सीजन के n एटम्स कहता हूं, ऑक्सीजन के n एटम्स कहता हूं। अब हाइड्रोजन एटम इज 15 टाइम्स द ऑक्सीजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम हुए 15n, एंड कार्बन इज 70% एस हाइड्रोजन, तो 70% मीन्स 0.7 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 15n। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ये जो marijuana ड्रग है इसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, और इसी वजह से इसकी एक्टिविटी होती है। और इस टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल के बारे में यह डेटा दिया, और यह टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल के लिए बोल रहे हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.00318 मोल्स। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 1 मोल में कितने ग्राम है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.00318 ग्राम्स।
तो इससे मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया इनफैक्ट हमें, इतने ग्राम से, 1 ग्राम में इतने मोल्स तो 1 मोल में इतने ग्राम्स, ये मैंने ग्राम्स निकाले हैं, 1/0.00318, तो यह जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया इनफैक्ट, 1 मोल के जितने ग्राम से मॉलिक्यूलर वेट। इसी से मैं डिटरमाइन कर देते हैं, आई हैव गॉट कैलकुलेटर विथ मी, लेट मी डिटरमाइन 1 divided by 0.00318 is equal to this 314.5 समथिंग। मैं एक और बार कैलकुलेट करता हूं, 1 divided by 0.00318, 314, this is the molecular weight, this is molecular weight 314.5। अब मैं इसी समय टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल का फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। इधर कार्बन का है 0.7 इंटू 15n इंटू 12 प्लस 15n प्लस n इंटू 16, दिस मस्ट बी 314.5 एटम्स ऑफ कार्बन इंटू 12, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1। तो अब जरा देखिए, 15 इंटू 0.7 इंटू 12 इज इक्वल टू दिस 126 n प्लस दिस 16 31 n इज इक्वल टू 314.5, और 126 प्लस 31 हुआ 157 n is equal to 314.5. It suggests us that n must be equal to 2. इससे n equal to 2 यह समझ में आ गया। इसका मतलब टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल का फॉर्मूला है C, n की जगह 2 रख रहा हूं मैं, तो यह हुआ 30 C21 H30O2. This is the molecular formula of tetrahydrocannabinol. 1 gram of tetrahydrocannabinol equal to this much moles, so 1 mole equal to this much gram. 1 mole जितने भी ग्राम में वहां मॉलिक्यूलर वेट हुआ, और उस मॉलिक्यूलर वेट को मैंने टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल के इस फॉर्मूले के साथ में इक्वेट करा, कार्बन इंटू 12, हाइड्रोजन इंटू 1, ऑक्सीजन इंटू 16 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। n की वैल्यू आ गई और मुझे टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल का सिंपलेस्ट फॉर्मूला मिल गया। दिस टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल जो कि मैरिजुआना ड्रग में होता है, और इसी की वजह से मैरिजुआना ड्रग की वह एक्टिविटी होती है। इसे पीने के बाद, इसे कंज्यूम करने के बाद, इसका इनफैक्ट इंजेक्शन लिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी में इसको इंजेक्ट कर लिया जाता है, और जब इसे इंजेक्ट कर लिया जाए यू फील एडिशनली एनर्जेटिक, आप एडिशनली एनर्जेटिक महसूस करते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लगभग दुगनी हो जाती है। आप नॉर्मली यदि 21 फीट की लॉन्ग जंप लगा सकते हो, तो इस ड्रग को लेने के बाद शायद आप 24 फीट की लॉन्ग जंप लगा जाओगे। आप नॉर्मली यदि 1 घंटे तक दौड़ सकते हो, तो इस ड्रग को लेने के बाद आप 1.5 घंटे तक दौड़ते रहोगे, तब भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ मैरिजुआना, और मैरिजुआना की जो एक्टिविटी है वो टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल की वजह से। एंड वंस अगेन इट्स अ प्रोहिबिटेड एंड अबैंडन्ड ड्रग। यदि यह ड्रग आप कंज्यूम करके ओलंपिक्स में या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, और यदि आप पकड़ाए जाते हो, डोपिंग टेस्ट में यदि आप पकड़ाए जाते हो, तो जीतने के बावजूद भी आपका मेडल आपसे वापस छीन लिया जाएगा, बिकॉज आपने यह ड्रग कंज्यूम कर रखा है। 20th प्रॉब्लम करते हैं।
चलिए अब 20th प्रॉब्लम करते हैं। अ सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। गैसियस हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है तो CXHY हाइड्रोकार्बन, CXHY, C के X एटम, H के Y एटम्स, और गैसियस है इसलिए आगे G भी लिख दिया। ऑक्यूपाइंग 1.12 liters when completely burnt in air to produce 2.2 grams of CO2 and 1.8 grams of H2O. Calculate the weight of hydrocarbon taken and the volume of oxygen at NTP required for this combustion. कितना हाइड्रोकार्बन लिया गया है यह बताना है। सबसे पहले तो हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर गैसेस लगाकर मोल्स लिख देते हैं। 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स, इसके इतने मोल्स हैं। इतने मोल्स मतलब जरा देखिए कितने हैं, 0.05 मोल्स दिखते हैं यहां। तो अब यह तो गैसियस हाइड्रोकार्बन के मोल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो ग्राम्स है इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, 2.2/44 मोल्स। इसका मतलब वंस अगेन इसके भी 0.05 मोल्स, इसका मतलब 0.05 मोल्स ऑफ कार्बन। अब जरा वाटर के मोल्स देख लीजिए। 1.8 ग्राम्स मीन्स 1.8/18 मोल्स हो गए वाटर के। इसका मतलब 0.1 मोल वाटर के, और 0.1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब हुआ 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड। अब जरा सोचिए, 0.05 मोल हाइड्रोकार्बन 0.05 मोल कार्बन के दे रहा है और 0.2 मोल्स हाइड्रोजन के दे रहा है। इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोकार्बन यदि लिया जाएगा तो उसमें 1 मोल कार्बन के होंगे और 4 मोल हाइड्रोजन के होंगे। इट मीन्स दैट हाइड्रोकार्बन इज CH4। वह जो हाइड्रोकार्बन है CH4, इट्स मीथेन। वह हाइड्रोकार्बन मीथेन है। 1:4 कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो तो सिर्फ मीथेन में ही होता है और किसी में नहीं होता है। अब ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, इसके लिए अब हम रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। मीथेन गैस would react with oxygen gas to give you CO2 gas and twice H2O, O2 and twice O2। इसका मतलब इसके 1.12 लीटर्स, इसके कंज्यूम करेंगे 2.24 लीटर्स, और इसके 0.05 मोल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम करेंगे 0.10 मोल्स। The hydrocarbon is methane. The hydrocarbon is methane. Calculate the weight of hydrocarbon taken. अब weight of hydrocarbon भी निकाल सकते हैं। Its molecular weight is 16 gram per mole. So the weight of methane would be
0.05 into 16 grams. This is the weight of methane. So this is, I think, 0.8 grams. 0.8 grams methane क्या जाएंगे? And the volume of oxygen needed is 22 or 2.24 liters. Check it out. This is the answer. And this is another answer. Now I will solve 23rd problem. थर्ड प्रॉब्लम करते हैं अब. A mixture of ethane and ethene. A mixture of ethane and ethene. C2H6 or C2H4. Occupy 40 liters at 1 atmosphere and 400 Kelvin. The mixture react completely with this. It react completely with 130 grams of oxygen to produce CO2 and H2O. Assuming ideal behavior, calculate the mole fraction of ethane and ethene. अब देखिए, सबसे पहले तो हमें दो रिएक्शन अलग अलग लिखना पड़ेगी. इथेन की अलग लिखना पड़ेगी, C2H6 की ऑक्सीजन के साथ अलग रिएक्शन लिखना पड़ेगी और C2H4 की ऑक्सीजन के साथ अलग रिएक्शन लिखना पड़ेगी. हम इसकी रिएक्शन में ट्वाइस CO2 प्लस थ्राइस H2O, इधर ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. 4 प्लस 3 7, 7/2 एंड ईयर 4 प्लस 2 6 3. यह भी गैस है, यह भी गैस है, यह भी गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 CO2, H2O इज लिक्विड. सबसे पहले हम रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट करके लिखते हैं. इथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 CO2 एंड थ्राइस H2O. 6 हाइड्रोजन है इसलिए थ्राइस H2O. अब ऑक्सीजन गिनती कर लीजिए, 4 और 3 7, इधर 7/2 होना चाहिए. इथीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 हाइड्रोजन की होने की वजह से 2 H2O. ऑक्सीजन 4 प्लस 2 6, 3 H2O 3O2. यह रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली. अब लेट अस से here we have got X moles of ethane and Y moles of ethene. तो टोटल मोल्स हुए X प्लस Y. अब हम PV इक्वल टू nRT लगा देते हैं. PV इक्वल टू nRT और N इज इक्वल टू PV बाय RT. तो टोटल मोल्स इज X प्लस Y इज इक्वल टू, प्रेशर की जगह पर हम लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की जगह पर हम लिखते हैं 40 लीटर्स, R की जगह पर हम लिखते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह हम लिखते हैं 400 केल्विन. इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी. उस एक इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं. इधर एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल. और एक इक्वेशन हमें इस तरह से मिल गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यह आई थिंक 40 भी इधर कैंसिल हो रहा है, इधर 10 बच रहा है,
1/0.821। एक इक्वेशन तो हमें यहां मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं। x मोल, 1 मोल इथेन 7/2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो x मोल जो रिएक्ट करेगा 7/2 इंटू एक्स, इतने मोल ऑक्सीजन तो इथेन के साथ रिएक्ट करेंगे, और 3 इंटू वाई मोल इथीन के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका 1 मोल इसके 7/2 मोल के साथ, तो x मोल 7/2 इंटू एक्स। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ, तो y मोल 3 इंटू वाई। इतने मोल्स ऑक्सीजन पहली रिएक्शन में 7x/2 और दूसरी रिएक्शन में 3y मोल्स। दिस इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हमें 130 ग्राम्स। 130 ग्राम्स मीन्स 130/32 मोल्स। तो यह दूसरी इक्वेशन भी हमें मिल गई, 7x/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 65/16। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स मिल चुके हैं। वी कैन इजिली सॉल्व इट फॉर x एंड y। हम x और y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा क्या है, एक और बार पढ़ लूं जरा मैं। A mixture of ethane ethene occupies this much, the mixture react with 132, assuming calculate the mole fraction। अब mole fraction पूछा हुआ है, तो मैं कहता हूं mole fraction is denoted like this, x से डिनोट करते हैं। mole fraction of ethane, mole fraction of C2H6 would be x upon x plus y। सॉल्व करके इसका आंसर लिखिए। And mole fraction of ethene C2H4 is y upon x plus y। सॉल्व करके इसका आंसर लिखिए। मैं सीधा आंसर लिख देता हूं और उससे लिख देता हूं 0.66.34। इसे सॉल्व करने पर 0.66 आ जाएगा, 0.66, और इसे सॉल्व करने पर 0.34। चेक इट आउट, सॉल्व इट। दिस 23rd प्रॉब्लम। इसके बाद मैं 26 करूंगा। इनफैक्ट सारे कंसेप्ट कवर कराने के लिए मैं 25th प्रॉब्लम भी करूंगा और 4th प्रॉब्लम भी करूंगा। 25th प्रॉब्लम से सल्फर वाला केस भी आ जाएगा और 4th प्रॉब्लम से ड्यूमास मेथड भी आ जाएगा। 26 करूंगा, उसके बाद 25 और 4th भी करूंगा। ये नोट डाउन कीजिए, 26 पढ़ना चालू कीजिए। चलिए अब हम 26th प्रॉब्लम करते हैं। We are almost about at an end of this section, not only this section but chemical calculation part 1 as well। 26th प्रॉब्लम के बाद हम 2 प्रॉब्लम और करते हैं और फिर यह केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। 1.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in a quantitative determination of phosphorus, इसमें phosphorus है, it gave 2.5090 grams of Mg2P2O7। Calculate percentage phosphorus in the compound। Carious method है ये। This is Carious method। पहले मैं Mg3P2O7 का मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूं। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 2 × 24 प्लस 2 × 31 प्लस 7 × 16। तो यह जो मॉलिक्यूलर वेट आता है 48
प्लस 62 प्लस 112. So this comes out to be 48 plus 62 is 110. 2, 2, 2. 2, 2, 2. This is the molecular weight. Now, अब हम कहते हैं this much grams of Mg2P2O7 is how many moles? 2 into 5090 by 222 moles. तो moles of phosphorus आ गए. Moles of phosphorus in compound, it's 2 into 2.5090 upon 222. This is the moles of phosphorus. तो weight of phosphorus in compound आ गया. Weight of phosphorus in compound is moles into 31. This is the weight, this much grams. तो percentage phosphorus आ जाएगा. Percentage phosphorus is weight of phosphorus, that is 2 into 2.5090 into 31 upon 222 upon total weight 1.5 into 100. This is percentage phosphorus in the organic compound. This is by application of Carius method. 1.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें फॉस्फोरस था और उससे हमको 2.5090 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 मिला. तो Mg2P2O7 का सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया. ग्राम ऑफ Mg2P2O7 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स ऑफ Mg2P2O7. अब जितने मोल्स Mg2P2O7 के हैं, इस कंपाउंड में 2 फॉस्फोरस के एटम है, तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस हुए डबल ऑफ दिस मोल्स. तो वेट ऑफ फॉस्फोरस हुआ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इनटू इट्स एटॉमिक वेट. दिस इज द वेट ऑफ फॉस्फोरस. इतना फॉस्फोरस है इतने ग्राम कंपाउंड में. दिस इज द वेट ऑफ फॉस्फोरस इन दिस मच ग्राम्स ऑफ कंपाउंड इनटू 100. दिस इज द परसेंटेज फॉस्फोरस. दिस 26th प्रॉब्लम. इसके बाद 25th प्रॉब्लम और कराऊंगा जिसमें सल्फर का डिटर्मिनेशन है, और 4th प्रॉब्लम और कराऊंगा जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड है. इस तरह से सभी टाइप के एक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो जाएंगे और यह क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनिश हो जाएगा. 25th प्रॉब्लम पढ़ना चालू करो. ट्वेंटी-फिफ्थ प्रॉब्लम. 0.2595 grams of organic compound yielded 0.35 grams of BaSO4. Find the percentage sulfur. Once again, it's over Carius method. हम BaSO4 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट है बेरियम के लिए दे रखा है 137, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के लिए 16. 4 into 16. तो यह जो मॉलिक्यूलर वेट है 137 प्लस 96 233, यह मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है. अब इस मॉलिक्यूलर वेट से ये जो ग्राम्स ऑफ BaSO4 है इसे हम मोल्स ऑफ BaSO4 में कन्वर्ट कर देते हैं. 0.35 अपॉन 233. दिस इज द मोल्स ऑफ BaSO4. इतने मोल्स BaSO4 मिल रहे हैं, मतलब इतने मोल सल्फर के हैं. तो मोल्स ऑफ सल्फर इन कंपाउंड
कंपाउंड में इतने ही मोल्स सल्फर के हुए, 0.35 अपॉन 233. This is the moles of sulfur in compound. So weight of sulfur in compound, कंपाउंड के अंदर जो सल्फर का वेट है that is moles of sulfur 0.35 अपॉन 233 into 32 ग्राम्स. इतने ग्राम सल्फर के हैं. तो परसेंटेज सल्फर आ गया. परसेंटेज सल्फर इज द वेट ऑफ सल्फर which is 0.35 into 32 upon 233 into 0.2595 into 100. This is the percentage sulfur in this organic compound. हम कहते हैं 0.2595 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सल्फर है. यह हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस से पहले ही समझ लिया है. इस सल्फर को हमने BaSO4 में कन्वर्ट करा, 0.35 ग्राम्स BaSO4 मिले. हमने BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया. ग्राम्स ऑफ BaSO4 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द मोल्स ऑफ BaSO4. जितने मोल्स BaSO4 के हैं उतने ही मोल्स सल्फर के रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में. मोल्स ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम्स ऑफ सल्फर आ गया. ग्राम्स ऑफ सल्फर अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ सल्फर इनटू 100. परसेंटेज ऑफ सल्फर इस तरह से मिल गया. प्रॉब्लम नंबर 25 में हमने सल्फर का डिटर्मिनेशन सीखा है. अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 आखिरी का और करते हैं. इसमें हम ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन वह सीख लेंगे. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस सेक्शन 5 क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इनफैक्ट दैट्स ऑल अबाउट केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1. इस स्टेज में केमिकल कैलकुलेशन में मुझे इतना ही कराना है. 4th प्रॉब्लम और ध्यान से पढ़ लीजिए. चलिए लास्ट प्रॉब्लम इस पैकेज का करते हैं. लास्ट प्रॉब्लम ऑफ केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1. इसके बाद हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. 11th स्टैंडर्ड के बाद 12th स्टैंडर्ड के स्टार्ट करने से पहले इन दोनों के बीच में जो एक जंक्शन होता है ना, उस दौरान हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 में होंगे यही सब बातें पर थोड़ा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है. एक प्रॉब्लम का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा. एनीवे, अब इस पैकेज को कंप्लीट करते हैं. लास्ट प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ो. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका फॉर्मूला दे रखा है एंड दैट फॉर्मूला इज C3H7N. was analyzed by Dumas method. Find the volume of nitrogen evolved from 2 gram of this compound. अब देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए. मॉलिक्यूलर वेट इज 3 into 12 plus 7 into 1 plus 14 into 1. So this molecular weight comes out to be 36 plus 21 or this molecular weight is 57. अब देखिए moles of C3H7N used कितने हैं जरा देखिए. This moles is equal to 2 upon 57 moles. तो moles of nitrogen gas liberated कितने मोल्स नाइट्रोजन के लिबरेट होंगे? हाफ ऑफ दिस, क्योंकि इसके एक नाइट्रोजन से आधा मोल होना है, तो हाफ ऑफ दिस 1/2 इंटू 2/57 मोल्स और 1/57 moles.
So volume of nitrogen at NTP कितना होगा? 1/57 into 22.4 liters at NTP. This is the volume of nitrogen gas liberated at NTP. That's all. This is about Dumas method. Dumas method में जो भी कुछ नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दी जाती है, और जितने इधर नाइट्रोजन के हम एटम्स देखते हैं उसके हिसाब से हम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस लिख देते हैं, और फिर आगे वही कंसेप्ट है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर गैसेस. That's all regarding the quantitative analysis of organic compound, and that's all regarding the chemical calculation part 1. अब इसके बाद इस पैकेज में ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं. इन ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको सॉल्व करना है, और इसके बाद रिमेनिंग 2/3 प्रॉब्लम्स भी आपको करना है. एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी दे रखे हैं, वह भी आपको करना है. Solve all the objective problem, solve all the advanced level objective problem, and also solve the remaining 2/3 problem. 1/3 problem मैंने करे हैं. इस पूरे पैकेज को आप सॉल्व कीजिए. इस पैकेज को करने के बाद about this moles, mole concept, Avogadro's hypothesis, idiometry, gas analysis, atom, atomic weight, molecular weight, इन सब का कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा. इन फैक्ट इस पैकेज को कर लेने से IIT JEE मेंस का तो ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता इस टॉपिक में जो आप नहीं कर पाओ. आप 100% विद गारंटी IIT JEE मेंस में आने वाला किसी भी तरह का सवाल जरूर करोगे. हाँ, IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 उसे भी थॉरोली सुनना, अटेंड करना, उसको सॉल्व करना जरूरी है. We'll proceed with the next chapter. केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 तो हम 11th के बाद में ही करेंगे, in the month of April, just after 11th class and before 12th standard. Goodbye, good day, all the best. इसे आप पूरा कीजिए. Best of luck.